आदरणीय दर्शकों, प्रकृति प्रेम के इस द्वितीय अंश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आपसे वादा भी किया था कि हम इनका पक्षी प्रेम भी आपको दिखाएंगे। यद्यपि उसकी व्यवस्था तो नहीं बन पाई, लेकिन जितना हमारे पास उपलब्ध है उतने से हम कोशिश करेंगे कि देखिए इस व्यक्ति का पक्षी के प्रति कितना लगाव है। और होना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की प्रतिकूलता का जो असर आज दिखाई दे रहा है उससे धरती का भविष्य बिल्कुल खतरे में दिखाई देता है। और हर बार बढ़ने वाला तापमान यह बताता है कि भविष्य में किसी भी स्थिति में प्रकृति अपना विकट रूप दिखा सकती है। कुछ का कुछ हो सकता है। पीने के लिए पानी की अनुपलब्धता हो सकती है, छाया के लिए वृक्षों का मिलना दुर्लभ हो सकता है, फसलों का होना दुरूह बन सकता है और अकाल की स्थिति आ सकती है। भूखमरी इत्यादि को भी झेलना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बदलते हुए मौसम का परिवेश ऐसा देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता। और बहुत दिनों से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था जो अब देखने को मिलता है, खासतौर से अभी हम लोगों के समय में। यह कह लीजिए कि लगभग 1985-86 के बाद से मौसम की यह प्रतिकूलता नज़र आने लगी है। न उसके पहले भारत में इन मौसमों की अच्छी खासी धूम हुआ करती थी। ये उमड़ते घुमड़ते बादल देखने को मिलते थे, जश्न होता था और भारतीय संस्कृति झलकती थी। जब सावन की कजरी, होली का फगुआ इत्यादि चीज़ें सुनने को मिलती थीं तो यह लगता था कि नहीं, यह अपनी संस्कृति को सजोए हुए एक अच्छी खासी व्यवस्था दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि आखिर इन पर्यावरण के लिए जिम्मेदार कौन है। तो पर्यावरण के विरोध के लिए, पर्यावरण के व्यतिक्रम के लिए जिम्मेदार मानव समाज ही है, जो अपने अंधे स्वार्थ के पीछे तरह तरह के वृक्षों की कटान और चीज़ें बनवाना, इनमें पर्यावरण असंतुलित होता गया। खास तौर से वृक्ष नहीं रह गए, पक्षियों की कमी हो गई। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो अब देखने को नहीं मिलते, जैसे गिद्ध इत्यादि हैं। अब घरों में आकर के कबूतरों का बसेरा हो गया है। गौरैया बहुत कम देखने को मिलते हैं, जबकि पहले घरों में केवल गौरैयों का बसेरा था और कबूतर इत्यादि तो बहुत ही कम दिखाई पड़ते थे। तो इन चीज़ों का लोग ध्यान रखें और इनको फिर से संरक्षित करें। ऐसी स्थिति में हम एक आदमी के घर पर चल रहे हैं और हमने सुना है कि उसने अपने घर में रहने के लिए पक्षियों को सुरक्षित तौर पर लकड़ी का एक घोंसला बना रखा है। घोंसला क्या, उनके रहने के लिए जगह बना रखी है, जिसमें पक्षी शाम को आकर के आराम से बिना किसी भय के बैठते हैं और उसके बाद जो है फिर सुबह उठ करके उड़ के अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने यह सोचा कि इसे आप लोगों को भी दिखाया जाए और चल रहे हैं, उसको दिखाएंगे। आप चीज़ यह है। अच्छा, आपने कुछ चिड़ियों का पालन भी किया है अपने यहाँ? हाँ जी, आप बहुत कम से कम 200-300 गौरैया हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। खासतौर से चिड़ियों का चहकना जो अब देखने के लिए मुश्किल हो गया, तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। और ऊपर एक घोंसला लगाया है हमने कि उसमें कबूतर है, और एक कबूतर के जैसा ही एक पक्षी और होता है, उसको कुछ और बोलते हैं, बटेर बोलते हैं। हाँ, बटेर, पेड़की। हाँ, यद्यपि उसे बटेर नहीं कहते, वो पेड़की के रूप में ही जाना जाता है। तो बस पेड़की हमारे यहाँ। उसके लिए भी एक घोंसला लगाया है। और हमारे छत पे 2 घोंसला हमने और लगा रखा है, जिसमें बुलबुल रहती है।
मित्रों, हमने आपके सामने यह एक छोटा सा प्रयास अपना था प्रस्तुत किया और उस व्यक्ति का पक्षी प्रेम देख करके, प्रकृति प्रेम देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने मुलाकात किया और जो कुछ भी उस वक्त देखने को मिला उसे आपको दिखाया। मात्र इतना ही मुझे उससे आपको संदेश देना है या आपसे निवेदन करना है, क्योंकि आप लोग जानकार हैं, स्वयं आपको ये पता है कि पर्यावरण में जितने इसके आयाम हैं इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, चाहे वह पक्षी हो, चाहे पौधे हों, चाहे वृक्ष हों, चाहे पशु हों, कुछ भी हो, ये पर्यावरण के संवाहक हैं और इनकी परेशानी को लेकर के ही पर्यावरण में प्रतिकूलता आती है और स्वाभाविक तौर पर यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। लोगों ने इससे प्रभावित होकर के तरह तरह की कविताएं भी लिखे हैं, जैसे उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, चिड़िया चहक रही पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा प्यारा समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। तो यह भी सुबह में उठना भी, क्यों सुबह में उठना लाभकारी है? क्योंकि व्यक्ति का सबसे पहला परिचय प्रकृति से ही होता है और प्रकृति में पर्यावरण का कितना महत्व है यह उसके समझ में बचपन से ही आता है। एक माँ की कल्पना इस कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर रामनरेश त्रिपाठी जी ने भी अपनी कविता में लिखा है, जब सुबह सवेरे चिड़िया उठकर अपने गीत सुनाती है तो जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये पक्षियों के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाते हैं। बड़ी बड़ी कविताएं पक्षियों पर ही लिखी गई हैं। काली काली कू कू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी छिपी हरे पत्तों में बैठी। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, कितनी ही फल और फलियों से, नई नई कोपल कलियों से बहुत मनोहर दिखलाते हैं, सबके मन को अपनाते हैं। तब यह मतवाली होकर कूक कूक डाली डाली पर अजब समा फैला देती है, सबका मन अपना लेती है। पक्षियों पर लिखी हुई कविताएं बहुत सी हैं और यहाँ तक कि एक बुलबुल चिड़िया पर प्रभावित होकर के एक बच्चा भी यही कहता है कि मेरी प्यारी बुलबुल चिड़िया इतना अच्छा गाती हो, नहीं बताती हो तुम ऐसा राग कहाँ से पाती हो, क्यों पिंजरे में बैठी रहती, उड़कर यहाँ चली आओ, मेरे आंगन की मुड़ेर पर बैठी रहो गीत गाओ, ऐसे गीत सुनाओ जो हम सबके मन को भा जाए, सुनकर जिससे हमारा प्यारा भैया जल्दी सो जाए। उसके रोने की खातिर ही माता समय न पाती है, उसे देखने में रह जाती, हमको नहीं खिलाती है। अरे सहेली बुलबुल मेरी, मुझ पर यह एहसान करो, मेरे आंगन में ही आकर गाया अपना गान करो। तो इस तरह की कविताएं बहुत सी प्रचलन में हैं और पर्यावरण के लिए तो दो लाइन मुझे बहुत पुरानी याद आ रही है। उसमें था कि सावन का महीना रूठ गया, बादल ने बरसना छोड़ दिया, हरियाली का दिल टूट गया, चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया। तो ये चीज़ें अब देखने को मिलती हैं। पर्यावरण की इन सारी चीज़ों को व्यक्ति से बिल्कुल दूर करती चली जा रही है, इसलिए इसके प्रति सावधान होने की आवश्यकता है। और इसके माध्यम से आपके लिए एक अनुरोध भी है कि कम से कम यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो चिड़ियों के पानी पीने की व्यवस्था इस भीषण तपती गर्मी में अवश्य बनाएं, उनको सुरक्षित करें और
देखभाल भी यदि कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।